हेलो 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 बेटा, क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर सुनाई और दिखाई दे रही है? ऑडियो वीडियो दोनों बेटा क्लियर दिखाई सुनाई दे रही है? आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जो अगेन एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम मैक्सिमम 5 लेक्चर के अंदर चैप्टर को आराम से खत्म कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 की विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो आई होप 3 चैप्टर आपके अच्छे से कंप्लीट हुए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेटिज्म की सारी बातें होने वाली हैं। चैप्टर इजी है, एक ही थियरी इसमें से टफ है, तो शांति से 1 बाय 1 थियरी की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहली जो थियरी है वो है ऑरस्टेड का ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑरस्टेड નું અવલોકન, ऑब्जर्वेशन। अब ऑस्टेड ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था? एक्चुअल में ये जो ऑब्जर्वेशन है आज अवलोकन છે પેપરમાં નથી આવતું, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ ક્યાંક एमसीक्यू માં કદાચ આવી જાય તો। ऑस्टेड ने क्या किया था? एक नीडल रखी थी यहाँ पे, मैग्नेटिक नीडल, और उसके पास में एक वायर रखा था, ये उसका वायर था। वायर को बैटरी से कनेक्ट किया था, उसके साथ एक स्विच लगाई हुई थी। पहले स्विच ओपन थी, ओपन એટલે खुली, तो जब स्विच ओपन होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा ना, विद्युत प्रवाह पसार नहीं થાય। सीधी बात है, स्विच बंद થાય तो सर्किट पूरी થાય। तो जैसे ही स्विच बंद हुई, जैसे ही स्विच बंद हुई, वापस ड्रॉ करते हैं, ये सेम टू सेम, ये हमारी नीडल, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस। अब स्विच को हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। स्विच को हमने बंद किया, है ना। ये के नाम दे देते की, के हमने क्लोज की, मतलब बंद। तो करंट फ्लो करेगा पूरे में से। जैसे ही करंट ने फ्लो करना शुरू किया तो ये जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई। नीडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई, और 90 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्शन आपको दिखाया। तो ऑस्टेड ने ऐसा अनुमान लगाया, ऑस्टेड એવું નક્કી કર્યું કે જ્યારે કોઈ પણ વાયરમાંથી કરંટ ફ્લો કરે, कोई भी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यानी आजू-बाजू શું મળશે તમને? चुंबकीय क्षेत्र મળશે, है ना। तो यहां से बस उसने इतना बताया कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, विद्युत प्रवाह धारित ताરની આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય છે, આટલું એને કહી દીધું।
अब कितना होता है, कौन से फॉर्मूला से फाइंड करने का, कौन सी डायरेक्शन में होता है, ये कुछ वो नहीं दिखा पाया, है ना। उसने बस इतना बता दिया। उस टाइम पे क्या होता था, कॉन्फ्रेंस होती थी। मान लो मैंने कोई नया इन्वेंशन किया तो मैं जाके कॉन्फ्रेंस कर देता कि भाई ये मेरा इन्वेंशन है, मेरे नाम से मैं बता दूंगा। वरना उसी टाइम में कोई दूसरा वो इन्वेंट कर दे तो उसका इन्वेंशन हो जाए। इसलिए ऑरेस्टेड ने भी यही खेल खेला, जाके एक कॉन्फ्रेंस कर दी, कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल दिया कि भाई ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત તારની આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય છે, પણ કેટલું હોય છે, કયા ફોર્મ્યુલાથી ફાઇન્ડ થાય, કઈ ડાયરેક્શનમાં હોય છે, એ હું કોઈ વાત કરતો નથી, એના ઉપર મારું સ્ટડી ચાલુ છે, પણ હોય છે ખરું, અને આ એક્સપેરિમેન્ટ એને બતાવી દીધું। ठीक है। अब वही कॉन्फ्रेंस में बायो एंड सावर्ट्स नाम के दो साइंटिस्ट बैठे थे। बायो एंड सावर्ट्स नाम के ये जो दो साइंटिस्ट बैठे थे, वो लोगों ने घर पे जाके काम करना शुरू किया, है ना। और उन लोगों ने 2 या 3 मंथ के टाइम में ही वायर में से पास होने वाले करंट की वजह से, वायर माथी पास थता प्रवाहना लीधे जे चुंबकीय क्षेत्र મળે છે, जे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है, उसका इक्वेशन उन लोगों ने दे दिया। तो उन लोगों ने भी एक कॉन्फ्रेंस करके उसका नाम दे दिया बायो एंड सावर्ट्स लॉ। बायो मेन साइंटिस्ट था, सावर्ट्स उसका असिस्टेंट था, लेकिन बायो अच्छा साइंटिस्ट था कि उसने उसके असिस्टेंट का नाम भी साथ में रखा और साथ को जोड़ के पूरा बायो एंड सावर्ट्स लॉ बना दिया। तो ये पहले आप शांति से देख लो, फिगर विगर चेक कर दिए कर लो। बुक में फिगर गलत दी है, स्विच ओपन है यहाँ पे तो भी करंट फ्लो कर रहा है, तो शांति से एक बार बुक में भी आप देख लो। तो हम सीधे चले गए बायो एंड सावर्ट्स लॉ के तरफ, है ना। सीधा हम आगे करेंगे। आपके दर्पण या फिर आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत आगे पीछे दिया है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे चलाऊंगा। चलो तो बढ़ते हैं आगे। बायोट सावर्ट लॉ मोस्ट आईएमपी। बायो सावर्ट नो नियम। दो मार्क में आता है पेपर में, एक बार आ भी गया है लास्ट ईयर ही कि भाई बायो सावर्ट नो नियम एक्सप्लेन करो। मान लो ये करंट कैरिंग वायर, क्या वायर है, करंट कैरिंग वायर, जिसमें से आई करंट जा रहा है। मैंने एक टुकड़ा सा काटा जिसकी लेंथ डीएल है, कितनी है लेंथ डीएल, क्लियर। इसमें से पास होने वाला करंट आई है। आई डीएल को बेटा क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग वायर, विद्युत प्रवाह धारित तार, क्या बोलते हैं बेटा, आई डीएल, करंट कैरिंग वायर, विद्युत प्रवाह धारित तार, क्लियर। उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करવું છે, बी एट पॉइंट पी फाइंड करવું છે। ये हमारा टारगेट है, क्लियर, ये हमारा टारगेट, ठीक। आर डिस्टेंस पे, इसको मैं बना दूं वेक्टर, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, कट नहीं हो रहा ना, आई थिंक कट हो रहा है, नहीं हो रहा है कट, चलो। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये छोटा सा ही होगा, है ना, ये छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि वायर छोटा लिया है हमने। देन तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब है, सॉरी हो माय मिस्टेक। जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो नीचे क्या है, r क्यूब है। अब लॉ के प्रूफ नहीं होते, इसलिए ओम्स लॉ कोई प्रूफ नहीं, बायो सावर्ट्स लॉ कोई प्रूफ नहीं, है ना, तो इसलिए उसको लॉ बोला जाता है। लॉ के प्रूफ नहीं होते इसलिए ही उसको लॉ बोला जाता है। तो ये डायरेक्ट इसने लॉ दिया। अब जब आप एनसीईआरटी या फिर रेफरेंस बुक ओपन करोगे तो थोड़ा लंबा खींचा इन लोगों ने, कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर दूं। म्यू 0/4 पाई
आइडियल आर क्रॉस मतलब बेटा साइन थीटा होता है ना, अपॉन आर क्यूब, एक एक आर मर जाएगा तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल आर मरेगा आर से साइन थीटा अपॉन क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा, डीबी का फॉर्मूला। डन। दूसरी चीज यहां पे जो ये थीटा है वो एंगल बिटवीन डीएल एन क्या है आर, डीएल અને આર વચ્ચેનો ખૂણો છે, ડીએલ અને આર વચ્ચેનો શું છે ખૂણો, खास ध्यान में रखो सम माटे जोईसे। फिर म्यू 0 क्या है, एक तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है, तो कि भाई म्यू 0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 पाई तो है, तो 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा, कितना बचेगा 10 टू द पावर -7 बचेगा। अब म्यू 0 अपॉन 4 पाई का यूनिट अगर कोई पूछे तो देखो यहां से बनेगा, इसको सब्जेक्ट बना दो, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो डीबी का टेस्ला, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, करंट नीचे जाएगा तो एम्पियर, डीएल नीचे जाएगा तो लेंथ मतलब मीटर, साइन थीटा का तो यूनिट नहीं होता। चलो इसको सब्जेक्ट बनाओ तो आर स्क्वायर ऊपर, डीबी का क्या होता है टेस्ला, डीबी का क्या यूनिट होता है टेस्ला, आर स्क्वायर का क्या होता है मीटर स्क्वायर, आई का क्या होता है एम्पियर, लेंथ का मीटर, तो 1 मीटर मरेगा तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ पे बेटा म्यू 0 को क्या बोलते हैं परमीएबिलिटी, क्या बोलते हैं गुजराती में कहूँ तो परमीएबिलिटी। क्लियर, क्या बोलते हैं परमिटिविटी मत बोलना बेटा, उसको बोलते हैं परमीएबिलिटी। क्लियर। अब बुक में जो शुरुआत है वो कहां से करी है कि भाई ये जो डीबी होता है वो प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, डीबी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, डीबी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, डीबी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है। तो सबको साथ में मिलके ये फॉर्मूला बना दिया है ना। थियरी लिखने का तरीका है ये, थोड़ी लंबी थियरी अगर आपको लिखनी है तो ये लंबी थियरी लिखने का तरीका बुक में आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे जो होगी उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आपको जो डायरेक्शन है वो निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। क्या करना है, डायरेक्शन मतलब दिशा, कोनी चुंबकीय क्षेत्रनी, कोनी चुंबकीय क्षेत्रनी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। जमणा हाथनो अंगूठानो नियम कयो, जमणा हाथना अंगूठानो। आपको क्या करना है, जमना राइट हैंड का थंब उठाना है, यहाँ पे रख देना है करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो ऐसा रख दिया, तो यहाँ पे उंगलियां अंदर जाएगी, तो यहाँ से अंदर और यहाँ पे बाहर, तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड होगा, यहाँ पे जो होगा वो आउटसाइड होगा। फिजिक्स में इनसाइड को ऐसे दिखाते हैं, इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर। सिंपल, राइट हैंड थंब रूल को ले लेने का, करंट की डायरेक्शन में रख देने का, यहां से अंदर और यहां से बाहर, तो ये आपका डायरेक्शन का भी काम हो गया। तो शांति से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, शांति से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई मैसेज आया है, सर आर क्यूब थी आर स्क्वायर केवी रीते थયું, एक एक आर उड़ी गयो भाई, ऊपर एक आर છે નીચે આર ક્યુબ છે, તો મેં જો એક ઉપર આર ઉડાડી દીધો,
એક આર ઉડી જાય એટલે થઈ જાય ને. ઉપર એક આર છે, નીચે એક આર ક્યુબ છે. સરસ રીતે આપણે એક આર ને મસ્ત ઉડાડી દીધો. रेडी? डायरेक्शन खास ध्यान में रखना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट. चलिए अब बढ़ते हैं मोस्ट आईएमपी सवाल की ओर. कौन सा होगा बोलो मोस्ट आईएमपी सवाल इसके ऊपर का? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड. पता है ना आपको ये सर्कुलर लूप गुजराती में भी लिखता हूं करंट कैरिंग, जिसमें आई जाता हो उसके एक्स डिस्टेंस पे बी. एक्स कौन सा? एक्सिस का है ना. वर्तुळाकार लूप કે જેમાંથી આઈ પ્રવાહ પસાર થઈ રહ્યો હોય એના અક્ષ પરના x અંતરે b फाइंड કરવાનું છે આપણે, है ना. मोस्ट आईएमपी सवाल. एक और क्वेश्चन आया है. हाँ बस प्रवाधारित रिंग वालों. यस वेरी गुड, है ना. प्रवाधारित रिंग वर्तुळाकार लूप अथवा तो प्रवाधारित रिंग सरस शब्द है लूपनी जग्याए प्रवाधारित रिंग. देन चलो ध्यान से देखना, ये अपनी एक प्रवाधारित रिंग है. चलो इसमें शायद ऐसा सिंबल होगा, ये रहा ना. ये अपनी प्रवाधारित रिंग, उसका एक्सिस का एक पॉइंट और वहां से अपने को लेना है डिस्टेंस, है ना. इसमें से पास हो रहा है करंट आई. खास ड्रॉ करना भूलना मत. प्रवाह नहीं दौरो तो प्रवाह वगर तो मैग्नेटिक फील्ड शोधो ज केवी रीते. मैं जोयुं स्टूडेंट मस्त બધું લખે અહીં પ્રવાહ જ ના હોય ક્યાંય. जीरो मार्क મળે. स्विच चालू થયા वगर लाइट चालू જ કેવી રીતે હોય? एक लॉजिक છે ને, स्विच तो चालू होवी જ જોઈએ लाइट चालू करवा માટે. क्लियर? अब यहां से एक छोटा सा टुकड़ा आईडीएल काट लेते हैं. यहां पे भी एक छोटा सा. क्लियर? एक लाइन यहां पे मैं खींच लेता हूं, एक लाइन में यहां पे खींच लेता हूं. क्लियर? आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो क्या होता है आप चेक करो. डीएल क्रॉस आर है. इसका मतलब क्या होता है? डीबी डीएल से भी परपेंडिकुलर होता है. यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? डीबी परपेंडिकुलर डीएल होता है और डीबी परपेंडिकुलर क्या होता है? आर होता है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड જે છે डीएल અને આર બંનેને પરપેન્ડિક્યુલર એટલે કે લંબ રૂપે હોવું જોઈએ. આ રૂલ છે. તો આ મારો આર છે, ये मेरा सेंटर का पॉइंट ओ, ये मेरा एक्स, ये मेरा आर, ये मेरा आर, यहाँ पे मेरा एंगल थीटा. क्लियर? तो डी आर थी परपेंडिकुलर मारू मैग्नेटिक फील्ड होવું જોઈએ. तो यहाँ परपेंडिकुलर बनावानुं और यहाँ पे नीचे भी परपेंडिकुलर बनाने का. ये खास ध्यान में रखने का. ये क्या होगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री, है ना. बायो सावर्ट के लॉ से पता चलेगा इतना. अब थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, मेरे को ये बताओ कि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है. इसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं? बोलो. यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा अपने को, एक यहाँ पे भी वर्टिकल कंपोनेंट अपने को मिलेगा, है ना. यहाँ पे थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा. क्लियर? ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा ना, ये वाला. चेक करो आप. टोटल 90 है इतना, ये टोटल 90 होगा. क्लियर? तो इतना थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा. फिर वापिस ये भी टोटल 90 है, ये वाला भी टोटल 90 है. क्लियर? तो ये टोटल 90 करने के लिए ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. ये रूल है थीटा बनाने का. लेकिन आपको न पता चले तो थीटा मान लेना. वहां पे यहाँ पे क्या मैंने किया, यहाँ पे टोटल 90 है, ये मैंने थीटा लिया तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा. अब ये भी 90 है, यहाँ पे भी ये वाला भी 90 ही है, ये वाला भी, है ना. तो ये वाला भी 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये मैं थीटा लिखूंगा तो माइनस थीटा प्लस थीटा कट हो गए टोटल 90 हो जाएगा. अब अगर आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो आप कंपलसरी मान लो कि ये कंपोनेंट के साथ यही एंगल क्या होगा? थीटा होगा. ये सब मान के चलो, है ना. अब उसके अंदर बहुत डीप पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कहीं पे काम में भी नहीं आने वाला. लेकिन ये बुक वाले डायरेक्ट थीटा लिख लेते हैं
ये तरीका है कि वो कैसे थीटा आता है उसका। अब थीटा आपको मिल गया तो ये कंपोनेंट डीबी का क्या होगा ये सब पता होना चाहिए। भी डीबी यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे भी थीटा होगा। ये कंपोनेंट होगा डीबी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होगा डीबी साइन थीटा। पता है ना पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन, जहां पे थीटा होता है वो कॉस होता है चैप्टर नंबर 1, जहां पे थीटा नहीं होता वो साइन होता है। सेम टू सेम यहाँ पे डीबी, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा डीबी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा डीबी साइन थीटा। बस ये फिगर आपकी बन गई तो आपका बहुत बड़ा काम आराम से हो जाएगा। ये फिगर आपकी बन गई तो आपका काम बहुत इजी हो जाए। इतनी फिगर बेटा आपको ध्यान से बनानी है। सबसे पहले क्या किया, करंट फ्लो किया, आईडीएल छोटा सा पार्ट, उसका मैग्नेटिक फील्ड मेरे को ये पी पॉइंट पे निकालना है, इसको मैं पी पॉइंट नाम दे दूं, यहाँ पे भी आईडीएल। ये जो डीबी होगा बेटा खास ध्यान में रखना, ये लाइन से परपेंडिकुलर और ये लाइन से परपेंडिकुलर बनाना, वरना अच्छा टीचर मार्क काट लेगा, है ना। स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि ये डीबी परपेंडिकुलर होता है इससे, है ना। बुक में ड्रॉ किया और टीचर भी ऐसा दिखाते नहीं है स्कूल वाले या फिर ट्यूशन वाले, है ना। सीधा डीबी ड्रॉ करो, इसका डीबी ड्रॉ करो, थोड़ा सा टिल्ट होता है, एग्जैक्ट सीधा नहीं होता। देखो इससे एग्जैक्ट सीधा नहीं है डीबी, थोड़ा सा टिल्ट है। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आप गलती क्या करते हो, देखो इसकी सीधी लाइन पे डीबी नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट है। इसकी भी सीधी लाइन पे डीबी नहीं है, लोग सीधी लाइन पे बनाते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा टिल्ट है। मतलब टिल्ट क्यों है, ये लाइन से परपेंडिकुलर ये डीबी, सेम टू सेम ये लाइन से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ये डीबी, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये कंपलसरी ध्यान में रखना। डन। तो इसलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। दूसरी चीज हियर, पहले कथा लिख लो कि भाई एक रिंग है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आपको जो जो दिख रहा है फिगर में वो लिख लो। फिर यहाँ पे डीबी कॉस थीटा, दोनों जो कंपोनेंट है डीबी कॉस थीटा के वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, समान અને विरुद्ध, समान અને વિરુદ્ધ માટે એકબીજાની અસરને નાબૂદ કરશે। શું કરશે, નાબૂદ કરશે, कैंसल ईच अदर। तो दो कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो आपको जो बेटा फाइनल डीबी मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, ओनली एंड ओनली डीबी साइन थीटा की वजह से मिलने वाला है। आपको जो फाइनल डीबी मिलने वाला है वो एक ही कंपोनेंट डीबी साइन थीटा की वजह से मिलेगा, बाकी किसी की वजह से आपको डीबी मिलने वाला नहीं है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अक्ष ઉપર cos थीटा ना आवे, बुक में खोटू છે बापू, है ना। अक्ष ઉપર cos थीटा ना आवे, हाँ जे छे आज साचું છે, જે છે એ આજ સાચું છે। બહુ જૂની દર્પણ હશે ને તો ખોટું કરેલું છે, બહુ જૂની દર્પણ હશે ને તો એની અંદર ભૂલ તમને જોવા મળશે, है ना, ભૂલ તમને જોવા મળશે। क्लियर, तो बोखता नहीं, समझी समझीने करजो। क्लियर, चलो अब डीबी की वैल्यू भी चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू भी चाहिए, तो इसके अंदर खाली एक ही इंपॉर्टेंट चीज है डीबी साइन थीटा, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, डीबी साइन थीटा। और वापिस कुछ आया, रुको एक मिनट, ओके हाँ हाँ ओके 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 ओके, है ना। चलो देखो अब डीबी भी निकालना है, साइन थीटा भी निकालना है, तो डीबी कैसे निकालेंगे, बायोट सावर्त लॉ, है ना। बायो सावर्तનો નિયમ, બાયો સાવર્ટ લો શું કહે છે કે ભાઈ dv ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 upon 4 pi i dl r sin थीटा अपॉन r क्यूब, હતું ना फॉर्मूला। ये थीटा किसके बीच में, dl और r के बीच में, तो अपने dl और r के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो हियर थीटा 90 डिग्री बिटवीन dl एंड r, दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो sin 90 बेटा कितना हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना मिलेगा, μ0 अपॉन 4 पाई i dl r sin 90 1 अपॉन r क्यूब, एक r से r मर जाएगा, तो μ0 अपॉन 4 पाई i dl अपॉन
तो ये अपना एक फॉर्मूला मिल गया किसका, डीबी का। अब बेटा साइन थीटा भी ढूंढना तो है, तो पिक्चर से आपको पता चलता है कि साइन थीटा क्या होगा बेटा, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, आर अपॉन, तो ये आपको क्या मिल गया, साइन थीटा भी मिल गया। क्लियर, दोनों चीज आपको मिल गई। अब हम ये प्यारे से फॉर्मूला के अंदर डाल देंगे, तो मोड डीबी इज इक्वल टू डीबी साइन थीटा। क्लियर, डीबी कितना आया बेटा, डीबी आया अपना म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, म्यू 0/4 पाई अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा कितना आया, आर अपॉन आर। तो ये कितना हो जाएगा, दर्पण को फॉलो मत करना, मैंने स्टेप इजी कर दिए हैं, इसके आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अब बेटा ये तो मेरे को एक छोटे से टुकड़े का मिला, मेरे को तो पूरी रिंग का चाहिए, मेरे को तो किसका चाहिए बेटा, ये पूरी रिंग नु आखी आखी रिंग नु मार तो જોઈએ, तो मारे શું કરવું પડશે, संकलन फॉर वोल रिंग, है ना, आखे आखी रिंग नु જોઈએ તમારે, संपूर्ण रिंग, है ना, तो संपूर्ण रिंग नु જોઈએ तो नानी नानी रिंग नु શું કરવું પડે, संकलन। तो किसका हम क्या करेंगे, संकलन, इंटीग्रेशन। क्लियर, और इंटीग्रेशन बेटा किसका होगा, खाली डीएल का होगा, क्योंकि डीएल हमने छोटा सा टुकड़ा काटा है, डीएल 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 डीएल, जितने छोटे से टुकड़े हो गए हम सारे काटेंगे, तो इंटीग्रेशन खाली और खाली डीएल का होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर रहेगा, आई डीएल भी बाहर रहेगा, सॉरी आई आर भी बाहर रहेगा, और नीचे आर क्यूब भी बाहर रहेगा, खाली यहाँ पे होगा डीएल, खाली क्या रहेगा, डीएल। तो डीएल पूरे का क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा ना, परिघ, આખે આખાનું ડીએલ નું ઇન્ટિગ્રેશન કરો એટલે નાના નાના ડીએલ ભેગા થાય એટલે તમને તો આખો પરિઘ જ મળવાનો છે, કેપિટલ આર ની રેડિયસ છે, ત્રિજ્યા છે, તો આખે આખો પરિઘ શું મળશે ભાઈ, 2 પાઈ આર મળશે, હા કે ના, इसमें भी डीएल क्रॉस आर ક્યાંક આપણે મસ્ત મજાની ભૂલ કરતા આયા છીએ, મને એવું કેમ દેખાઈ રહ્યું છે, જો ના આપણે ક્યાંય ભૂલ નથી કરી રહ્યા, સાઇન થીટા બધું ચેક કરી લો, પરફેક્ટ છે ને, ક્યાંય નાનકડી કે મોટી કે छोटी के मिस्टेक ક્યાંય નથી દેખાતી ને, ओके रेडी છે, चलो अब खाली कट करना है, 2 2 पाई पाई, ओके चलो यहाँ से 2 2 कट होगा तो 2 बचेगा, आई आर इंटू आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे आर क्यूब बचेगा। बस अब वैल्यू रखने का, बुक वाले क्या करते हैं पहले वैल्यू रख देते हैं, इसमें मजा नहीं आता, अब वैल्यू रखो। चलो आर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से दिख रहा है आपको, पाइथागोरस लगा लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा बेटा, क्योंकि ये आर तो हमने लिया हुआ है तो इसमें आंसर नहीं चाहिए, है ना, ये रेडियस और ये एक्स अपने को पता है, तो आर बेटा कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 1/2, मेरे को तो क्यूब चाहिए तो आर क्यूब कर लो दोनों साइड, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2। क्लियर, तो मैंने यहां पे क्या किया, पाइथागोरस लगाया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डन। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो ये तो निकल जाएगा, वर्गमूल काढीશું એટલે અહીંયા तो वर्गमूल सरस मजाનું રહેશે, फिर क्यूब कर दो, तो यहाँ पे भी मैंने क्यूब कर दिया, तो ये वैल्यू मैं पीछे डाल दूंगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2 यहाँ पे डाल दूं, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2, ये आपका आंसर होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। चेक कर लो आंसर, एक बार वेरीफाई कर लो, तो इतना आंसर आता है, हाँ कि ना, वेरीफाई कर लो, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2, डन। तो ये आपका एक्स डिस्टेंस पे एक्सिस के पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया। इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको सेंटर का पूछते हैं, रिंग के सेंटर का फाइंड करो। अब रिंग के सेंटर पे फाइंड करने का बोले, एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग ना केंद्र पर रिंगना केंद्र पर फाइंड करवानुं के, तो बी सेंटर, रिंगना केंद्र पर एक्स डिस्टेंस 0 થઈ જાય ને બેટા, ये एक्स वाला क्या हो जाएगा 0, तो सेंटर ऊपर हूँ एक्स बराबर શું મૂકી દઈશ 0, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर प्लस 0 की 3/2, मैंने सेंटर पे क्या रख दिया 0, तो म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर इंटू 3/2,
तो 2 से 2 मर जाएगा, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2r³ ए 2r मर जाएंगे, तो बी एट सेंटर केंद्र કેટલું આવશે म्यू नॉट आई बाय 2 आएगा ना इतना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आपका क्या आ जाएगा सेंटर पे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो बी एट पी कितना होगा म्यू नॉट बाई 2 n मल्टीप्लाई कर दो खाली, बस और कुछ नहीं। और यहां पे भी अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो बी केंद्र कितना हो जाएगा म्यू नॉट, n कहीं पे भी मल्टीप्लाई करो आगे पीछे, लेकिन ऊपर करना बस, कितना आएगा। डन। तो वापिस समझ लेते हैं पूरे सवाल को, कहां से शुरुआत की थी। dB इज इक्वल टू dB साइन थीटा। dB कैसे निकाला बायो सावर्ट से, ये बायो सावर्ट आप सबको पता ही है। साइन थीटा कितना है दोनों के बीच में 90 साइन 91, एक एक आर मर गया तो इतना आ गया। साइन थीटा आप यहां से देख सकते हो कितना है आर अपॉन आर, आर अपॉन आर। क्लियर। तो दोनों मैंने इस इक्वेशन के अंदर डाल दिए, फिर सिंप्लीफाई किया आर स्क्वायर और आर क्यूब। पूरी रिंग का चाहिए तो इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में खाली डीएल का इंटीग्रेशन होगा। डीएल मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब रिंग नो परिघ, रिंगनी रेडियस कैपिटल आर है तो परिघ કેટલો થશે 2 પાઈ ઇન્ટુ कैपिटल आर। एक 2 और ये 4 से 2 कटा, पाई और पाई कट गया, बाकी सब मैंने लिख लिया। अब आर क्यूब में कहां से लाया, यहां से आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर स्क्वायर रूट निकाल लिया, वर्गमूળ કાઢી લીધું બે બાજુ અને પછી બંને બાજુ ક્યુબ થી મલ્ટીપ્લાય કરી લીધું। એ વેલ્યુ ને આપણે અહીંયા સરસ મજાની મૂકી દીધી। અગર નંબર ઓફ ટર્ન n है तो n से મલ્ટીપ્લાય होगा। रिंगના કેન્દ્ર પર પૂછે તો અહીંયા સુધી જવાનું, रिंगના કેન્દ્ર માટે x બરાબર 0 મૂકી દેવાનું। બધાને ખબર પડે છે કે ડિસ્ટન્સ કપાઈ જાય તો x इक्वल टू 0 आप रख दोगे तो r ની 3 થઈ જશે, r ની 3 અહીંયા r જોડે કટ થાય તો म्यू नॉट आया पर શું આવશે 2। क्लियर। शांति से देख लो, मोस्ट आईएमपी 4 मार्क का सवाल बोर्ड में आ चुका है, इस बार नहीं था लेकिन आने के चांसेस है। इस चैप्टर का एक ही टफ सवाल, ये खत्म बस। अब तो बाकी सारे सवाल इजी। एक टफ सवाल था बस, एक ही था, अब तो एक भी टफ नहीं है, सारे इजी। वन गॉस इज इक्वल टू कितना टेस्ला होता है, कौन बताएगा। वन गॉस इज इक्वल टू कितना टेस्ला होता है, एक बार एमसीक्यू में आया था। वन गॉस इज इक्वल टू कितना टेस्ला होता है, एक बार एमसीक्यू में आया था। देखते हैं किसका सही है। वन गॉस इज इक्वल टू कितना टेस्ला होता है। टेन टू द पावर -4 कितना होता है 10 टू द पावर -4। नेक्स्ट पेज। कोई डाउट है तो बोलना। कितने लोग पीसी से जुड़े हुए हैं, ये लेक्चर पीसी में देख रहे हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप, कितने लोग ऐसे हैं जो पीसी में देख रहे हैं। वेरी गुड। ओहो बहुत सारे, प्रगति है। हम मैं जब आपके जैसा था ना तब मेरे घर पे पीसी नहीं था,
ना तो टच स्क्रीन वाला मोबाइल था, ना तो टू व्हीलर था। चलो आपको देख के अच्छा तो लगा। हमारे टाइम की जनरेशन इतनी आगे नहीं थी, पैसे ही नहीं थे, क्या करें, पैसे तो होने चाहिए ना। મોબાઈલ એ ટચ સ્ક્રીન નહોતો એટલે તો અમારા વખતે ઓનલાઈન ક્લાસીસ બી નહોતા। મોબાઈલ એ ટચ સ્ક્રીન નહોતો શું કરતા અમે? સાદો મોબાઈલ અમારે તો ઘેર નહોતો, બોલો વિચાર કરો, સાદો મોબાઈલ બી ઘરે નહોતો, એવી પરિસ્થિતિ હતી। हाँ तब ऑनलाइन भी नहीं था, बात सही है, लेकिन हम उस टाइम पे रील्स मील्स भी नहीं देखते थे ना, यूट्यूब तो था, यूट्यूब भी नहीं देखते थे। आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट टच स्क्रीन की वजह से हो रहा है। अगर आपके पास से टच स्क्रीन ले लिया जाए तो 5 मार्क आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन आप टच स्क्रीन दोगे नहीं आपके पेरेंट्स को, लो पापा ले लो, है ना, क्योंकि रील्स देखनी होती है, स्टोरीज देखनी होती है ना, ये सब तो देखना होता है आपको। चलिए अब मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, क्यू, विद्युत प्रवाधारित नहीं, विद्युत भारित कण, એને હું મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં મૂકું, ક્યાં મૂકું? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં, તો એના ઉપર ફોર્સ લાગશે, કેટલો લાગશે? F = Q V क्रॉस B જેટલો ફોર્સ લાગશે। MCQ માટે ખાસ કામનું છે, તો F શું આવશે? Q V V sin थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल बिटवीन V एंड क्या है? V मतलब वेलोसिटी, वेग છે, બરાબર, પોટેન્શિયલ નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો, પોટેન્શિયલ નથી, है ना। आज रीते अगर एक वायर है जिसकी लेंथ L है ना, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है BIL sin थीटा। कितना लगता है? BIL sin थीटा, बिल sin थीटा। ये दोनों MCQ के लिए, सम के लिए मोस्ट IMP फॉर्मूला है, कहीं पे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर भी लो, काम आएंगे, आगे भी काम आएंगे, है ना। F = IL क्रॉस B फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? F = IL क्रॉस B। क्लियर? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F = मेरे को तो यही जरूरत है, मैंने इसको बिल बना दिया BIL। क्लियर? ये क्यों लिखते हैं कि थीटा किसके बीच का है? L एंड B के बीच का है ना। थीटा किसके बीच का है? L एंड B के बीच का एंगल है। डन। तो F क्या आएगा? बिल साइन थीटा। तो ध्यान रखना, लेंथ होगी तो बिल साइन थीटा, चार्ज होगा तो QVB साइन थीटा, है ना। दोनों में अंदर अंदर मिस्टेक करना नहीं है। अब सीधे चले जाओ सम में। चलो सबसे पहला सम ओपन करो, इलास्ट्रेशन नंबर 1 पेपर में आ चुका है ना। इलास्ट्रेशन नंबर 1, उदाहरण नंबर 1। चलो इलास्ट्रेशन नंबर 1 में क्या दिया है, शांति से पढ़ो। एक वायर आप्यो છે જેનું માસ છે m, कितना दिया है आपको? 200 ग्राम। क्लियर? तो किलोग्राम पे तो आप खुद से कन्वर्ट कर देते हो, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। फिर क्या दिया है? लेंथ दी है। चलो लेंथ दी है, यहां से ही पता चल जाता है BIL, है ना। क्यू नहीं दिया, नहीं तो वरना QVB आता। देन इतना कैरीज द करंट, करंट आटलो कैरी करे 2 एम्पियर, है ना। सस्पेंडेड टू मिड एयर बाय द यूनिफॉर्म होरिઝોન્ટલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक है होरिઝોન્ટલ फील्ड में આવી રીતે પડ્યું છે વાયર, ફિગર પણ તમને આપી, તમે જોઈ શકશો ફિગર। ક્લિયર? વોટ ઇઝ ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું હશે એને તમારે આવી રીતે લટકાઈ રાખવો છે, પડવા દેવો નથી। તો કોઈ પણ વાયર હોય બેટા, એનું mg નીચે હોય, એનું mg તો નીચે જ હોય ને વેટ, તો તમે એના ઉપર લાગતું મેગ્નેટિક ફોર્સ ઉપર લગાડી દો તો એ એમને એમ બેલેન્સ રહેશે, એને કઈ થશે નહીં। તો બેલેન્સ કરવાની કન્ડિશન શું? कंडीशन फॉर बैलेंस, है ना, संतुलित राखवानी शरत शू थसे? Fm = mg, और Fm क्या था? BIL sin थीटा, लेकिन sin 90 तो 1 होगा ना। mg आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है। तो B क्या होगा बेटा? mg/IL। मास कितना दिया है बेटा?
0.2 kg, g सबको पता है 9.8 अपॉन आई, प्रवाह कितलो છે 2 અને લેન્થ છે 1 पॉइंट, यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा टेस्ला में। क्लियर आया समझ में? ये पेपर में ऑलरेडी आ चुका सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड आता है कुछ 0.6533। आंसर आपको खुद को लाना है, आंसर से कोई मतलब नहीं है, आपको मेथड में पता चलना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड नो यूनिट बेटा શું હોય? ટેસ્લા હોય, બધાને ખબર છે। ठीक, तो आपको ये शर्त याद रखनी है, ये सवाल एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये सवाल एमसीक्यू में भी बेटा आ सकता है, तो सवाल को अच्छे से ध्यान में रखना है, शायद एमसीक्यू में आ जाए तो अपने मार्क ना कटे, है ना, अपने मार्क ना कटे। अब सेम टू सेम थोड़े आगे बढ़ो, बहुत सारे सवाल है छोटे छोटे। 5 नंबर का सवाल देखो, इसको पहले देख लो, चलो कोई डाउट है तो पूछ लो, इसको पहले देख लो फिर 5 नंबर में चले जाते। 5 नंबर भी इजी सवाल है, इजी सवाल बहुत है, टफ सवाल बहुत कम है ना। 5 नंबर के सवाल में फिर चले जाते, ये देख लो पहले। डन है इतना? कोई डाउट किसी को? तो आगे बढ़ू मैं। ओके चलो, सवाल नंबर 5 देखो, फिगर दी है 5 नंबर में आपको, है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 क्या दिया है? 5 में एक एलिमेंट है डेल्टा एल, फिगर में दिखाया है, देखो यहाँ पे डेल्टा एल। मैं पहले खाली फिगर बना लेता हूँ, आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत इजी है आपके लिए, सवाल में कोई दम ही नहीं है। डेल्टा एल यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा पड़ा है ना, वो कितना दिया है? डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एल वेक्टर डेल्टा एक्स इंटू आई कैप, ऐसा लिखा हुआ है, और 0.01 ये आपको गिवन एक्स डायरेक्शन में है, ऐसा बोला है। यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई कैप, ओरिजिन ऊपर बढ़े छो, उगम बिंदु पर प्रवाह कितलो છે 10 एम्पियर नो, करंट 10 एम्पियर है आपका प्यारा सा। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? वाई एक्सिस पे आपको बी निकालना है, 0.5 डिस्टेंस पे, आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर पे एक पॉइंट ले लो आप, पी पॉइंट, ये पी पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये आपका टारगेट बस। और डेल्टा एक्स आपको 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर माने 0.01 मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर माने 0.01 मीटर होगा। ठीक, अब तो बस आपको पता है कि ऐसे खेल में क्या खेल खेलते हैं, बायो सावर्ट को खेलते हैं ना, है ना। तो फ्रॉम बायोट ऐसा लिखना पड़ता है बेटा, जिसका फॉर्मूला आप यूज करते हो एनु नाम लखવું પડે, बायो सावर अनुसार। शू कहेंगे बायो सावर्ट कि भाई जो डीबी होता है वो कितना होता है, μ0/4 आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होता है। तो क्रॉस में हटा लू, μ0/4 आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब होगा। एक आर से आर मरेगा, और डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है भाई? देखो ध्यान से, डीएल इस तरफ है एक्स एक्सिस में, आई लिखा है ना, और आर अपने इस तरफ लिया है वाई में, तो ये जो एंगल होगा बेटा दोनों के बीच का, वो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो आई एक एक आर तो मर जाएगा, डीएल साइन 90, रीजन लिखो डीएल परपेंडिकुलर टू आर, अपॉन एक आर तो मर गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? साइन 91, तो μ0/4 आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर आएगा। अब सब डेटा में वैल्यू डाल देते हैं, μ0 की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई इंटू आई की वैल्यू कितनी बेटा? करंट, तो आई अपना है 10 एम्पियर। ठीक, फिर डीएल छोटा सा टुकड़ा कितना था? 0.01 मीटर। नीचे 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 आर कितने डिस्टेंस पे बोला है? 0.5 का। इसको आप सॉल्व करोगे तो टेस्ला में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो खास ध्यान में क्या रखना है, डीएल जो है वो एक्स एक्सिस में है, आर जो है वो वाई एक्सिस में है,
तो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा और साइन 91 होगा। अब डायरेक्शन भी पूछा है तो सीधी बात है, डायरेक्शन में तो यहां से करंट फ्लो कर रहा है एक्स एक्सिस में, ये वाले में करंट फ्लो कर रहा है, तो जहां पे करंट फ्लो कर रहा है वहां पे अपना थंब रख दो। तो ये थंब रखा, तो मैं यहाँ पे थंब रख दूं तो यहां से अंदर जाएगा, मैं यहाँ पे रखूं नीचे से अंदर जाएगा और ऊपर से बाहर आएगा, तो मेरे को यहाँ पे डॉट मिलेगा, आउटसाइड होगा ना। यहाँ पे करंट जा रहा है तो थंब रख दिया, तो यहां से अंदर और यहां से बाहर आएगा ऊपर से, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, जबड़ा हाथना अंगूठाना नियम अनुसार, है ना, आउटवर्ड हसे બહાર આવતી દિશા, आउटवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में बेटा? आंसर कितना आता है, आंसर एक बार मैं लिख भी लेता हूं ताकि आप वेरीफाई कर पाओ। आंसर आता है 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला आता है, 4 × 10⁻⁻8। आंसर आपके कैलकुलेशन के ऊपर है, आप जितना अच्छा कैलकुलेशन करोगे उतना सही आंसर आएगा। कैलकुलेटर में भी कैलकुलेशन अगर गलत करोगे तो जवाब આવવાના ચાન્સીસ નહીવત છે। ઠીક છે, જોઈ લો શાંતિથી, સારો સવાલ છે, પેપરમાં આવી શકે છે। બધા સવાલ ઈઝી ઈઝી છે ચેપ્ટરના, એક સવાલ ખાલી ટફ છે ને એ તમારા પેપરમાં હતો, ઉદાહરણ નંબર 8, એ બી કઈ એવો ટફ નથી, क्लियर, ये तुम्हारा पेपर में आता, उदाहरण नंबर 8, इलास्ट्रेशन नंबर 8 आपके पेपर के अंदर था। बोलो, कोई डाउट? જાગો છો કે સુઈ ગયા લે કે થાકી ગયા? 44 ડેઝ બાકી છે તમારી એક્ઝામના। આજે જ અમે ઓફલાઈનમાં કેલ્ક્યુલેટ કર્યા હતા, ફક્ત ને ફક્ત 44 દિવસો બાકી રહ્યા છે, તો હજી વાંચતા ના હોય, આરામ કરતા હોય તો હવે તો વાંચજો, હવે તો સમય થઈ ગયો છે। चलो नेक्स्ट सवाल करिए, सवाल नंबर 6 ओपन करो, ये भी एमसीक्यू में या फिर सवाल में आ सकता है ना। उदाहरण नंबर 6 आ पण बहुत सरस मजाનું एग्जाम्पल છે, કન્સેપ્ટ વાળું एग्जाम्पल છે, સમજી સમજીને કરવાનું एग्जाम्पल છે। ऐसी एक फिगर आपको दी है, नाम में लिख लेता हूं ए बी सी डी और ई, इतना आपको दिया है। यहाँ पे भी ए बी सी डी और ई आपको दिया है, ये आपका पी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी पी है, सेंटर वैल्यू है। आपको ऐसा बोला है करंट है 12 एम्पियर का, प्रवाह 12 एम्पियर आप्यो छे અને રેડિયસ આપી છે r 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.02, क्लियर, इतना आपको दिया है। आपको ऐसा बोला है कि तीनों वायर की वजह से ये पी पॉइंट पे निकालना है। अब एक लॉजिक लगाओ, फॉर्मूला क्या था डीबी का, μ0/4 I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, मतलब ये जो थीटा है वो थीटा किसके बीच का है, डीएल और आर ની વચ્ચેનો, है ना। तो मान लो ये AB वायर है, तो AB वायर का डीएल में यहां पे कहीं पे काट लेता हूं और उसका आर तो ये होगा, क्लियर। तो डीएल और आर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 0, इस केस में थीटा क्या होगा 0। ये नीचे वाले के लिए भी और ऊपर वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी आर आगे ही है ना, चेक करो, मैं यहाँ पे कोई डीएल काट लूं छोटा सा टुकड़ा, यहाँ पे भी मैं डीएल काट लूं तो यही हुआ। अब सेम टू सेम ये वायर के लिए आप चेक करो, मैं यहाँ पे कहीं पे डीएल काट लूं और यहाँ पे कहीं पे मान लो डीएल काट लूं, तो इसके लिए जो आर होगा वो पीछे होगा,
पीछे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा 180 होगा। थीटा कितना होगा 180, यहाँ पे भी थीटा कितना होगा 180। तो आप सबको पता है कि साइन 0 भी क्या होता है 0, और साइन 180 भी क्या होता है बेटा 0। तो दोनों केस में साइन तो 0 हो जाएगा। तो ये जो ए बी डी ई वायर है, ए बी एंड डी ई वायर है, उसका बी एट पॉइंट पी, बी एट पॉइंट पी बेटा क्या होगा 0 होगा, याद रखना। अब इसमें एक रूल है, सिंपल एक रूल याद रख लो। मान लो ये पी पॉइंट यहाँ पे होता है, ये सारी लाइन का मैग्नेटिक फील्ड 0, जो उसके अंदर में से पास होती लाइन वो सभी अंदर में से पास, देखो ये जो लाइन है उसके अंदर से ही पास होगी ना, आगे ले जाओ, ये जो लाइन है पीछे ले जाओ, अंदर से ही पास होगी ना। तो આગળ કે પાછળ તમે કરો, એ લાઈન એના અંદરથી પાસ થશે એ પોઈન્ટમાંથી, એટલે એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓલવેઝ શું મળે 0 મળે। આ ગોખી જ નાખજો, સિમ્પલ ક્લિયર। તો ખાલી અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તમને આ BCD નું મળશે, બાકી એકેયનું તમને મળવાનું નથી, ખાલી BCD નું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મળશે। તો BCD નું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું મળશે, તો હમણાં જ આપણે સોલ્વ કર્યું, શું સોલ્વ કર્યું, આખી રિંગનું, पूरी रिंग का कितना था, ये रहा पूरी रिंग का, कहां गया ये रहा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r पूरी रिंग का था ना, आखी रिंग નું હતું, તો અડધી रिंग નું શું થાય ડિવાइड बाय 2, म्यू नॉट आई अपॉन 2r पूरी रिंग का कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r पूरी रिंग का, तो आधी रिंग का कितना होगा भाई डिवाइड बाय 2। चला पता, बस काम खत्म, सुपड़ा साफ, सॉल्व कर दो। 1/2 म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, आई कितना, तो के भाई आई 12, 2 रेडियस कितनी भाई, तो रेडियस એટલે ત્રિજ્યા, ત્રિજ્યા છે 0.02, આને સોલ્વ કરો એટલે તમને બી મળી જશે। यहाँ पे इसकी वजह से जो होगा वो बेटा इनसाइड होगा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे करंट जा रहा है तो अंदर की ओर होगा, तो ये वाला क्या होगा इनसाइड, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से अंदर जा रहा होगा, यहाँ से बाहर आ रहा होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे आउटसाइड होगा, यहाँ पे इनसाइड होगा और यहाँ पे आउटसाइड होगा, यहाँ पे अंदर होगा और यहाँ पे क्या होगा, तो समझे फंडा। ये यहाँ पे मैं हाथ कर दूं तो ये इनसाइड होगा, यहाँ से बाहर आएगा, तो ये अंदर, सेम टू सेम यहाँ पे अंदर और यहाँ से बाहर आएगा, क्लियर। तो डायरेक्शन के बारे में भी कोई पूछे तो आप कर सकते हो। इसका आंसर कितना आता है मैं चेक कर लेता हूँ, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखा है, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ये आंसर से कोई मतलब आया समझ में बेटा, फंडा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये सवाल सीबीएसई में ज्यादा आता है, ये सवाल, क्योंकि इसमें कंसेप्ट है, और सीबीएसई ऑलवेज कंसेप्ट वाले सवाल पूछते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल कभी नहीं पूछते। तो ये एक्चुअल में कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, इसलिए सीबीएसई ने 2-3 बार पूछ लिया है। चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। रेडी, कोई डाउट बेटा, जाए आगे। चलो 2-3 सवाल होमवर्क में। सबसे पहले उदाहरण नंबर 7 देखो, सेम सवाल, क्या दिया है सवाल में, 100 टन दिए, खाली फर्क बस इतना है, एन कितने दिए आपको 100, आटानी संख्या 100 आपी, रेडियस आर 10 सेंटीमीटर, 0.01 मीटर, करंट कितना 1 एम्पियर, बी आपको निकालना है सेंटर पे, तो ये तो आपको पता ही है ना, म्यू नॉट एन आई अपॉन, खाली एन मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, खाली आपको टर्न दिए है तो एन खाली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये खुद से करना है। उसके बाद 8 नंबर अभी नहीं होगा, 9 नंबर नहीं होगा, 10 नंबर हो जाएगा,
लेकिन 10 अभी नहीं करते, बाद में करते। 11 नंबर देखो, सेम टू सेम, EG 11। चलो 9 भी कर ही देते हैं, 10 भी कर देते हैं, पहले 11 देख लो। 11 में पार्ट ए हो जाएगा, खाली पार्ट ए, सेम फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला है पार्ट ए में, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। बी और सी नहीं होगा क्योंकि अभी चला नहीं है। क्लियर? 10 नंबर देखो, बहुत इजी 10 नंबर भी। 10 में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, सर्टेन प्लेस इज इतना, ओके। તમને બી આપેલો છે, કેટલો આપેલો છે? 5 ટેસ્લા આપેલો છે, બરાબર? ઓકે, जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन છે ફિલ્ડની ડાયરેક્શન। દેખો, जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक नॉर्थ, આ રીતે હોય। આ ડાયરેક્શનમાં તમને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપેલું છે ઇનિશિયલ કેસમાં। जियोग्राफिक साउथ અહીંયા હોય, जियोग्राफिक नॉर्थ અહીંયા હોય, मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे હોય। ये जियोग्राफिक की मैं बात कर रहा, एक्चुअल में चैप्टर 5 में आएगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रख लो जियोग्राफिक साउथ। अब नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, है ना। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। क्लियर? गुजराती मीडियम वाले, नॉर्थ એટલે ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम। खास ध्यान में રાખજો, ભૂલ કરતા નહીં। ક્લિયર? તો તમને શું આપેલું છે? जियोग्राफिक नॉर्थ थी, सॉरी, તમને શું આપેલું છે કે ભાઈ 3 × 10⁻⁻⁵ પાવર ટેસ્લાનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, સાઉથ થી નોર્થ તરફ છે। તો સાઉથ થી નોર્થ તરફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તમને આપેલું છે બી। આમાં એંગલ જ મહત્વના છે, બાકી કશું મહત્વનું નથી। પછી શું કીધું છે? એક લાંબો વાયર છે જેમાંથી કરંટ 1 એમ્પિયર પાસ થાય છે, હોરિઝોન્ટલ ટેબલ ઉપર મૂકેલો છે। આ હોરિઝોન્ટલ ટેબલ 1 એમ્પિયરનો કરંટ પાસ થાય છે। કેટલા એમ્પિયરનો પાસ થાય છે? 1 એમ્પિયરનો કરંટ એની અંદરથી પાસ થાય છે। હવે સૌથી પહેલી વખતે એની ડાયરેક્શન શું લીધી છે? ઈસ્ટ ટુ વેસ્ટ, है ना। સૌથી પહેલી વખત એની ડાયરેક્શન લીધી છે ઈસ્ટ ટુ વેસ્ટ। તો ઈસ્ટ અહીંયા હોય, W અહીંયા, વેસ્ટ અહીંયા હોય, તો ઈસ્ટ ટુ વેસ્ટ કરંટની ડાયરેક્શન છે। તમારે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? પહેલા કેસમાં અને બીજા કેસની ડાયરેક્શન પછી જોઈએ, જે સાઉથ થી નોર્થે આપી છે, પણ એની વાત પછી। ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ ફાઇન્ડ કરવાનો છે। તો F નું ફોર્મ્યુલા શું છે? I L × B છે। આ ફોર્સ નું ફોર્મ્યુલા છે। તો F શું થાય બેટા? I L B sin θ થાય। L આ બાજુ, B આ બાજુ, બંને વચ્ચે એંગલ કેટલો છે? 90 ડિગ્રી છે। તો અહીંયા થીટા શું થશે? પહેલા કેસમાં 90 ડિગ્રી થશે। I L B sin 90, અને sin 90 તો 1 થઈ જાય। અને ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ કીધો છે, એટલે લેન્થને હું નીચે લઈ લઈશ, है ना। એકમ લંબાઈ દીઠ બળ કીધું છે, તો હું લંબાઈને નીચે લઈ લઈશ। પ્રવાહ મને 1 એમ્પિયર આપેલો છે, અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ 3 × 10⁻⁵ મને આપેલું છે। તો આ જવાબ શું આવી જશે? 3 × 10⁻⁵ ન્યૂટન પર મીટર આવી જશે। બળ ભાગ્યા લંબાઈ, ન્યૂટન પર મીટર। ખાસ ધ્યાનમાં રાખો, પ્રવાહ આ બાજુ છે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ બાજુ છે, તો લેન્થ આ બાજુ થઈ, આ રીતે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ બાજુ, તો બંને વચ્ચે એંગલ 90। હવે બીજા કેસમાં તમે થોડું ધ્યાનથી જોશો ને, તો બીજા કેસની અંદર તમે જુઓ શું કીધું છે? સાઉથ થી નોર્થ કરંટની ડાયરેક્શન થઈ ગઈ છે। કરંટની ડાયરેક્શન સાઉથ થી નોર્થ, મતલબ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તો આ રીતે જ હતું, जियोग्राफिक साउथ થી जियोग्राफिक नॉर्थ, આ તમારું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હતું, है ना। હવે રેગ્યુલર સાઉથ અને નોર્થ અહીંયા હોય, है ना, મેગ્નેટિક નોર્થ, મેગ્નેટિક સાઉથ અને મેગ્નેટિક નોર્થ। તો ડાયરેક્શન તમારી આ જ ડાયરેક્શનમાં થઈ ગઈ છે, સાઉથ થી નોર્થ। જો ક્લિયરલી લખ્યું છે કે ભાઈ સાઉથ થી નોર્થની ડાયરેક્શન થઈ ગઈ છે, તો સાઉથ થી નોર્થની ડાયરેક્શન એટલે સેમ ડાયરેક્શન જ થઈ। સાઉથ થી નોર્થ કોની? તો કે કરંટની 1 એમ્પિયર। તો બંને સેમ ડાયરેક્શનમાં છે, તો આ કેસમાં F શું આવશે? I L B sin 0, અને sin 0 તો 0 થાય, તો F/L તમને શું મળશે? 0। કશું આવશે નહીં। અહીંયા તમને કંઈક મળતું હતું, ત્યાં તમને કશું મળશે નહીં। તો ખાલી આની અંદર જે ખેલ છે એ ડાયરેક્શનનો ખેલ છે। તમને ડાયરેક્શન બધી આવડવી જોઈએ। ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, ડાયરેક્શન તમને બધી ખબર હોવી જોઈએ। વેસ્ટ, ईस्ट, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, इतनी डायरेक्शन आपको खबर होगी જોઈએ। नॉर्थ એટલે उत्तर, साउथ એટલે દક્ષિણ, ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम। क्लियर? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ અને સાઉથ।
ક્લિયર? શાંતિથી જોઈ લો બધા દાખલા, ક્યાંય તકલીફ હોય તો મને પૂછી લો, કંઈ પણ તકલીફ હોય આટલા સમની અંદર તો મને શાંતિથી પૂછી લો. તો પછી આપણે એક્સરસાઇઝના થોડાક સવાલો જોઈએ. કોઈ ડાઉટ બેટા? એનીવન? એટલા મહાનુભાવો ઓનલાઈન છે. क्लियर? कितनी वस्तु तमें करी, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? डायरेक्शन ध्यान में रखनी है. जो लोग डायरेक्शन भूल जाते हैं ना वो ऐसा याद रख ले चले जाए, पहले में 90 दूसरे में 0, क्योंकि कभी चेंज ही नहीं होता है ना. पहला में 1 અને બીજામાં 0, આટલું ગોખી નાખો. f = શું છે ફોર્મ્યુલા? ILB sin θ. l અને b વચ્ચેનો એંગલ છે. આ કેસમાં l અહીંયા છે, b અહીંયા છે, તો બંને વચ્ચે જે એંગલ હશે એ કેટલા ડિગ્રી હશે? 90 ડિગ્રી હશે. આ જે એંગલ હશે કેટલો હશે? 90 ડિગ્રી. આ કેસમાં બંને સેમ ડાયરેક્શનમાં છે, તો θ શું હશે? 0. ડાયરેક્શન મેં નથી કીધી, ડાયરેક્શન સમમાં આપેલી છે. જીઓગ્રાફિક સાઉથ થી જીઓગ્રાફિક નોર્થમાં તમને બી ની ડાયરેક્શન આપેલી છે. સાઉથ એટલે શું? તો કે દક્ષિણ, અને નોર્થ એટલે શું? તો કે ઉત્તર. બી ની દિશા તો ફિક્સ જ છે, ખાલી તમને એક વખત ઈસ્ટ થી વેસ્ટ કરંટ આપ્યો અને એક વખત તમને અહીંયા કરંટ આપ્યો, તો બે તમે કરંટ જોઈ લો એક વખત સેમ ટુ સેમ, તમારું કામ થઈ જાય. અહીંયા બંને વચ્ચે 90, અહીંયા બંને વચ્ચે 0. sin 0 શું થાય બેટા? 0, અને sin 90 શું થાય? ઓકે 1. ક્લિયર? આટલું ધ્યાનમાં રાખવા. હવે એક્સરસાઇઝના થોડાક સવાલો જોઈએ. સેમ ટુ સેમ ફંડાના છે, નવો કોઈ ફંડો આજે નહીં કરીએ, નહીતર ઘણું બધું પતી જશે. એક્સરસાઇઝમાં સવાલ જુઓ. પહેલો સ્વાધ્યાયનો પહેલો શું છે? સ્વાધ્યાયનો પહેલો સમ સેમ ટુ સેમ છે, હોમવર્કમાં આપી દઉં. નંબર ઓફ ટર્ન્સ આપ્યા છે, રેડિયસ આપી છે, કરંટ આપ્યો છે, અને બી સેન્ટર પર ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. તો થઈ જશે હોમવર્કમાં. B = μ0 Ni upon 2r. એક જ ફોર્મ્યુલા ચાલે છે દર જગ્યાએ, અને એક જ ફોર્મ્યુલાથી સવાલ સોલ્વ થાય છે. એના પછી બીજો નહીં થાય, બાકી છે. ત્રીજો બી નહીં થાય, ચોથો બી નહીં થાય, પાંચમો થઈ જશે. 5 નંબર. આ બધા MCQ માં આવે છે, સમજીને કરજો. What is the magnitude of magnetic force per unit length F/L? तो फॉर्मूला क्या है? F = BIL sin θ. लेंथ को नीचे ले लो तो F/L, तो क्या होगा? BI sin θ होगा. यही आपको निकालना है. कितनी डेटा दिया है? करंट दिया है 8 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र 0.15 ટેસ્લા, કરंट એટલે પ્રવાહ 8 એમ્પિયર આપેલો છે, અને થીટા કેટલો છે? 30 ડિગ્રી. તો સાઈન સોલ્વ કરી દો એટલે આનો આન્સર તમને મળી જશે ન્યૂટન પર મીટર ની અંદર. ઠીક છે? તો આ બી સહેલો સવાલ. આ બધા MCQ છે. એના પછીનો 6 નંબર સ્વાધ્યાયનો છઠ્ઠો. શું કીધું છે 6 નંબરમાં? 3 સેન્ટીમીટર નો વાયર છે, તો લેન્થ કેટલી આપી છે? 0.03 મીટર આપી છે લંબાઈ. આટલો વાયર છે, એમાંથી પ્રવાહ કેટલો જાય છે? I. 10 એમ્પિયર નો પ્રવાહ વહે છે સરસ રીતે. ક્લિયર? સોલેનોઇડ ને પરપેન્ડિક્યુલર ટુ એક્સિસ રાખેલું છે. મેગ્નેટિક ફીલ્ડ ઇનસાઇડ ધ સોલેનોઇડ ઇઝ ગિવન. બી તમને આપી દે પોઈન્ટ. આપણે તો જે કામની વસ્તુઓ છે ને એ જ પકડવાની, બધું લખેલું બહુ બધું છે, આપણે એ બધું કશું કામનું નથી. અને પરપેન્ડિક્યુલર રાખેલો છે. પરપેન્ડિક્યુલર એટલે થીટા કેટલો? 90. લંબ રૂપે પરપેન્ડિક્યુલર એવું લખેલું છે, જો તમે અંદર
લંબ રૂપે રાખેલો છે તો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે BIL sin 90 sin 90 તો 1 થાય તો તમારે શું કરવાનું BIL બધા મૂલ્યો મૂકી દો આ બી જવાબ આવી જશે એકના એક સવાલ તમને 3 4 વખત આપેલા છે 7 8 નહીં થાય એ બધા એક બી નહીં થાય પાછળના એ હજી આપણા બધા બાકી છે ક્લિયર તો આટલા સવાલ તમારાથી સોલ્વ થશે ચેક કરી લો 3 એક્સરસાઇઝના સવાલ 3 એક્સરસાઇઝના સવાલ MCQ માં આવી શકે છે MCQ માં આવવાની શક્યતા છે खास ध्यान में रखो क्लियर MCQ में आने के चांसेस है अब थोड़ा ध्यान से देखो हमने कितनी चीजें आज करी फटाफट से रिकेप मार लेते हैं 5-7 मिनट में आज जो चला वो बहुत काम का है आज जो चला वो बहुत काम का है सबसे पहले ऑस्टेड ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था कि भाई अगर कोई वायर में से करंट फ्लो होता है प्रवाह पसार थाय तो आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड होय ये मैग्नेटिक फील्ड કેટલું હોય कैसे फाइंड करें कौन सी डायरेक्शन में हो वो सब कैसे फाइंड किया तो भाई बायो सावर्ट ने लॉ दिया क्लियर लॉ है इसलिए इसका कोई प्रूफ नहीं होता है लेकिन हमने ट्राई किया कि मैक्सिमम थियरी बना पाए ठीक डायरेक्शन केवी રીતે શોધી શકાશે તો કે રાઈટ હેન્ડ થંબ રૂલ થી જમણા હાથના પંજા અંગૂઠાનો નિયમ એના પછી એક લૂપની લીધે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એના એક્સિસ ઉપર p પોઈન્ટ પર x ડિસ્ટન્સ પર અને એના સેન્ટર ઉપર પણ આપણે શોધી થોડા આગળ ગયા આ બહુ સરસ પ્રશ્ન છે આજે 2-3 વાર લખી નાખજો આપણી ટેસ્ટમાં તો આ પ્રશ્ન હશે ચાર્જ પાર્ટિકલના ઉપર કેટલો ફોર્સ લાગે વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત કણની ઉપર કેટલો ફોર્સ લાગે અને વાયરની ઉપર કેટલો ફોર્સ લાગે તો એ બંનેના ફોર્મ્યુલા કર્યા આ બંનેના ફોર્મ્યુલા સમ અને MCQ માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે તમે જોયું કેટલા બધામાં આપણે યુઝ થયો આનો હજી યુઝ નથી થયો આનો યુઝ આવતીકાલથી થશે જ્યારે સાયક્લોટ્રોન આવશે તો સાયક્લોટ્રોનથી આનો યુઝ થશે આજે આપણે આનો યુઝ વધારે કર્યો ઠીક છે उसके बाद हमने क्या किया एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 5 एग्जांपल नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 7, 11, 10 और एक्सरसाइज के 3 सवाल तो ये एक टॉपिक खत्म हुआ बायो सावर्ट F इज इक्वल टू BIL sin थीटा QV भी sin थीटा अभी बाकी है और जो रिंग था वो रिंग की वजह से म्यू0 Ni/2r वाला फंडा इतनी चीजें हमने आज के लेक्चर के अंदर कवर अप की कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूं चलो कहीं पे भी कोई भी डाउट बेटा है तो वापस पूछ लो मैं कंप्लीट अब एक्सप्लेन कर दूं ये जो रिंग वाला है बेटा वो अच्छे से आज ही कर लेना क्योंकि रिंग वाला मोस्ट 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 आईएमपी है ठीक है रिंग वाला छोड़ना नहीं है कल के जितने भी सवाल हो गए वो साइक्लोट्रॉन के हो गए लॉरेंस फोर्स के हो गए तो साइक्लोट्रॉन भी एक यहाँ पे लंबा टॉपिक है रीजन क्या है कि साइक्लोट्रॉन के सवाल बहुत सारे हैं पीछे तो कल हम पूरा साइक्लोट्रॉन के ऊपर ही बातें करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे तक चैप्टर खत्म हो जाएगा चैप्टर बड़ा है लेकिन एक ही लंबा टॉपिक था जो आज हमने कवर अप कर लिया अब जितने भी टॉपिक है वो सारे छोटे छोटे टॉपिक कल एमसीक्यू की टेस्ट है सबको पता है तो एमसीक्यू अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अपने कौन से चैप्टर के एमसीक्यू रखने हैं बोलो अपने कौन से चैप्टर के एमसीक्यू कल रखने हैं बताओ कौन से चैप्टर के एमसीक्यू रखे बोलो चैप्टर 2 ओके कल चैप्टर 2 के एमसीक्यू हो गए चलो 1 और 2 दोनों रख देते हैं हाँ 1 और 2 दोनों के एमसीक्यू कल हो गए है ना थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए 1 और 2 दोनों के एमसीक्यू हो गए कल हमारी टेस्ट में मैं सभी सर को पूछ के आई थिंक सभी सर ने बता भी दिया होगा कितने मार्क के रहेंगे तो 20 फिजिक्स 20 केमिस्ट्री और 20 बायोमैथ्स ऐसा ही कुछ सेट करना है 60 मार्क की एग्जाम सेट करनी है अपने को तो है ना तो भी मैं सर को पूछ लूंगा बाकी के कि भाई क्या करना है सर लोग जो बोलेंगे ऐसा कुछ सेटिंग करेंगे है ना सभी मिलके ही डिसाइड करेंगे ठीक मार्क के ऊपर मत जाओ है ना एग्जाम का प्रिपरेशन करना है बस उतना याद रखो डन तो मिलते बेटा कल के सेशन के अंदर आज जितना करवाया उतना अच्छे से कर लेना कल तो सेशन है ही है ना कल तो सेशन है ही है तो अच्छे से कर लेना और संडे जितने भी बाकी बचे हैं सेशन है किसी के रह गए हो तो वो कवर अप करने का ट्राई करना संडे आपको इसीलिए मिलता है कि जो भी आपका छूटा पड़ा है वो छूटा आप कंप्लीट करो ठीक तो मिलते हैं कल के सेशन में आज का सेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बाय बाय टेक केयर टेस्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ग्रुप में आ जाएगी तो उसकी कोई भी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है टेस्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आई जाएगी